मनुष्य के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से निरर्थक पदार्थ बनते रहते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। तो इनका शरीर से निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर में जो भी हम लोग खाते हैं, पाचन के बाद उसका भी निकलना जरूरी है। सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसका भी निकलना जरूरी है। तो ऐसे में उत्सर्जन के लिए कुछ अंग पाए जाते हैं। जो हानिकारक निरर्थक पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन क्या है? हानिकारक निरर्थक पदार्थ शरीर से बाहर निकालना तो उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। और जो अंग एक्सक्रीशन का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं, उनको कहते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? पहला है आंतें। जो आहार नाल होती है, आंत होती है, वो उत्सर्जन का काम करती है, पाचन का भी काम करती है और शरीर से जो अपचित पदार्थ है उनको बाहर निकालने का भी काम करती है। इसके अलावा फेफड़े, जिसको फुफ्फुस या लंग्स कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा त्वचा, त्वचा हमारी पसीने के रूप में निरर्थक जल को बाहर करती है, ताप नियंत्रण का भी काम करती है और कुछ हानिकारक पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है वृक्क या किडनी। तो किडनी जो होते हैं एक तरह से छन्ने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं शरीर में उनको खून से छानकर उनको अलग करते हैं और शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो भी हम लोग जल पीते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उसको भी अलग करते हैं, खनिज लवण को भी बाहर करते हैं, हानिकारक पदार्थों को भी बाहर करते हैं, यूरिया को भी बाहर करते हैं। इसीलिए जो भी वृक्क छान कर बाहर करते हैं उसको यूरिन कहा जाता है, मूत्र कहा जाता है। उसमें सारे हानिकारक निरर्थक पदार्थ होते हैं। तो वृक्क का मुख्य काम जो होता है वो रक्त से अनावश्यक जल को बाहर करना और हानिकारक पदार्थों को बाहर करना। इस तरह से वृक्क दो काम करते हैं, एक तो हानिकारक पदार्थों को बाहर करते हैं और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा जो जल होता है शरीर में उसको भी बाहर करने का काम करते हैं। इस तरह से दूसरा काम इनका होता है कि परासरण नियंत्रण का एक तरह से काम करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जल को बाहर निकालते हैं जिससे शरीर का परासरण नियंत्रण रहता है। इसके अलावा वृक्क जो होते हैं इन पर अधिवृक्क ग्रंथि भी पाई जाती है जो कि खास तौर से हार्मोन का निर्माण करती है। वृक्क के और बहुत से काम है लेकिन यहाँ हम केवल उत्सर्जन की चर्चा करेंगे। तो वृक्क जो होते हैं हमारे संख्या में 2 होते हैं। उदर गुहा में नीचे की ओर स्थित होते हैं और ये सेम के बीज के आकार के होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं, सेम के बीज के आकार वाले होते हैं। मतलब इनका जो आकार होता है सेम के बीज के आकार वाला होता है लेकिन बड़े होते हैं। केवल उनका आकार देखने में ऐसे होते हैं लेकिन इनका साइज बड़ा होता है। तो इनकी संख्या 2 होती है। इनका जो सबसे बाहर का भाग होता है, सबसे बाहर का, ये कहलाता है बलकुट, बलकुट या कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। और जो मध्य का भाग होता है इसको कहते हैं मेडुला। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स या बलकुट। बाहरी भाग बलकुट कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो भीतरी भाग होता है ये वाला, ये कहलाता है मेडुला। और सबसे नीचे का ये भाग कहलाता है, जिसको कहते हैं पेल्विस, पेल्विस। वास्तव में वृक्क की जो रचना की इकाई है, पूछा जाता है रचना की इकाई इसकी वृक्क की ये होती है, इसको कहते हैं वृक्काणु
या इसको कहते हैं ब्रक नलिका, या इसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो छोटी छोटी इसमें नलियां होती हैं जो कि छानने का काम करती हैं खून को, और छानकर पेल्विस भाग में पहुंचाती हैं। यहाँ से एक पश्च शिरा जो खून को ले जाने का काम करता है वृक्क से, और लाने का काम करती है पृष्ठ महाधमनी, ये खून को वृक्कों में ले जाती है, और जो शिराएं होती है वृक्क से खून को वापस ले जाते हैं। तो इस तरह से वृक्क में छलने की क्रिया होती है, खून को लाने की क्रिया महाधमनी पृष्ठ महाधमनी द्वारा होती है, और ले जाने का काम पश्च महाशिरा करते हैं। इस तरह से यहाँ पर छलने की क्रिया हो जाती है। उसके बाद में जो भी छलित पदार्थ है वो नली के द्वारा एक थैली में इकट्ठा होते हैं, नली होती है, इस थैली में इकट्ठा होते हैं दोनों वृक्कों से। इसको कहा जाता है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। और जहां पर इकट्ठा होता है थैली में, इसको कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय होता है। इस तरह से जो भी छलित पदार्थ है इकट्ठा होता है और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया होती है उत्सर्जन की। लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं आमतौर पे, वो पूछा जाता है वृक्काणु की। तो वृक्काणु की रचना कैसे होती है? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, असंख्य बहुत सी बड़ी संख्या इनकी होती है, वृक्कों में पाए जाते हैं। तो इनकी रचना कैसी होती है इसका भी चित्र पूछा जाता है अक्सर, वृक्काणु का या नेफ्रॉन का। ये तो हो गया उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मुख्य तौर पे वृक्क की रचना हम लोग बनाते हैं, वृक्क नलिका बनाते हैं। इसके अलावा उत्सर्जन अंग बता देंगे। लेकिन वृक्काणु की रचना अगर पूछा जाएगा तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा और इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो वृक्काणु क्या है कि एक कटोरे जैसी आकृति होती है जिसको कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट एक कटोरे जैसी आकृति होती है। इसके अलावा इसमें जो इसमें आती है खून की नली, केशिका का जाल होता है, इसको कहते हैं केशिका गुच्छ, या इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के कहा जाता है मैलपीघी कोश। मैलपीघी कोश। तो मैलपीघी कोश क्या है कि जो वृक्क नलिका है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी नलिका है, यहाँ पे केशिका गुच्छ आता है। केशिका गुच्छ से जो हानिकारक पदार्थ है, निरर्थक पदार्थ है, वो छनकर इस कटोरे में बोमेन संपुट में इकट्ठा होते हैं और यहाँ से छनकर पहुँचते हैं इस नली में, इस नली में। तो ये पूरी नली है। तो इस पूरे जो कटोरे से लेकर पूरी नली है इसको कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। इसे में केशिका गुच्छ भी माना जाता है। तो इसको कहा जाता है मैलपीघी कोश। केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट को मिलाकर कहा जाता है मैलपीघी कोश, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले मैलपीघी ने बताया था। मैलपीघी वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये नली है इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका काफी कुंडलित होती है, यहाँ हमने आसानी समझने के लिए ऐसे बना दिया है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है इसको। और यहाँ पर एक इस तरह से बन रहा है, इसको लूप कहेंगे इस आकृति को। तो इसको कहा जाता है, ये आकृति है जो पूरा बन रहा है, इसको लूप कहा जाता है। इसकी खोज की थी हेनले ने, इसलिए इसको नाम रखा गया हेनले लूप। हेनले लूप। तो ये पहला भाग हो गया मैलपीघी कोश, जिसके दो भाग बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। दूसरा भाग ये स्रावी नलिका कहलाता है, जिसका पहला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है, दूसरा हेनले लूप, और तीसरा जो लास्ट होता है इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका।
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, DCT इसको कह सकते हैं। और एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है तो PCT शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अगर पूरा नाम नहीं याद है तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। और एक हेर्ने लूप जैसे आकृति बना रहे हैं, हेर्ने लूप। तो इस तरह से वृक्कण की रचना होती है जो कि छानने का काम करता है। खून से निरर्थक पदार्थों को छान कर कहाँ पहुँचाता है, छन्नी का काम कर रहा है, छान कर पहुँचाता है। यहाँ पे बहुत से लगे होते हैं, ये छान कर पहुँचाते हैं ये मूत्र नलिका में और इकट्ठा होता है मूत्र में जाके। इस तरह से उत्सर्जन की क्रिया होती है, निरर्थक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया होती है।